everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड की क्लास चल रही है। चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन। आइए हम करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको एक पीडीएफ शीट जो दी है जिसमें सारे स्कूल्स के क्वेश्चंस हैं, स्कूल में आए हुए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले आप लोग आ जाइए पेज नंबर 27 पे, ठीक है ना। 26 तक का मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड बना के कर दिया है, वहाँ तक आप देख लीजिएगा। एरर वाले क्वेश्चन हटा दीजिएगा। अब 27 से सीधे मैं क्वेश्चन आगे करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 27 में एग्जाम्पल नंबर आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.13 है ना। यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.13 से। देखिए क्या है क्वेश्चन। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब कितनी है? ए इक्वल टू 7.203 मीटर। अब कह रहा बताइए कि व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको ये दी गई है इसकी एक साइड और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 6a² और क्यूब कितना होता है? a क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब होता है ना। तो दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिया गया है टोटल सरफेस एरिया। देख लो भाई, 6a² और आपके पास a क्यूब, दोनों आपने सॉल्व कर दो इसको। और 6a² और a क्यूब, देखो आपके पास जो कैलकुलेशन जो मेन वैल्यू थी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। कितने हैं? 4। तो जो आपका आंसर आएगा वो भी कितने डिजिट में लिखोगे? 4 डिजिट में, है ना। चलो तो सॉल्व करो। 6a² निकालो और a क्यूब निकालो और 4 डिजिट में आंसर निकालो, है ना। तो 6a² जो आपके पास सॉल्व होकर आएगा वो आ रहा है 311.3 मीटर क्यूबिक। और जो a क्यूब आएगा, जो वॉल्यूम आएगा सॉल्व करके आ रहा है 6a² स्क्वायर होगा अपॉन 37 मीटर क्यूबिक। एक बार सॉल्व करके आप लोग देखो। पहले मैंने तो आंसर बता दिया, बट आपको सॉल्व करना है सिस्टमेटिकली जैसे बुकलेट में दिया है वैसे। देखिए गिवन आपके आंसर में कितने भी डिजिट आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है सबसे छोटे डिजिट पे काम करता है। यस और नो? अब यदि आप 6a² कर रहे हैं तो 6 का मतलब a इंटू ए, बोलो यस और नो। तो डिजिट इसमें कितने हैं? 4 हैं कि नहीं है? बोलो यस और नो। कितने डिजिट हैं? 4। तो आपका जो आंसर देना आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। अब देख लो, समझ में आया? तो शुरू के 4 डिजिट ले लो। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर हुआ? आगे आंसर सबका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपकी एनसीईआरटी का 2.13, ये तो हो चुका। 2.14 5.74 ग्राम ऑफ सबस्टांस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब कह रहा है कि किसी सबस्टांस का 5.74 ग्राम है और वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी, तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहां पर दिया है 5.74, वो भी ग्राम में, और जो वॉल्यूम दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये देखो बेटा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों में किस में है? 1.2 में कि 5.74 में? 1.2 में 2 है ना। तो इसका जो आंसर आएगा कितने में आएगा? 2 सिग्निफिकेंट। चलो डिवाइड करो, आंसर लेके आओ। सॉल्व करने पर आंसर जितना भी आया 2 डिजिट में आंसर आएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्योंकि आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लेने हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन मेरे बताने जैसा कुछ भी नहीं है, खुद से करो। चेक करना है कि डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो दोनों तरफ की डायमेंशन बनाइए। हाफ mv² इक्वल टू mgh। दोनों तरफ की डायमेंशन बनाइए, देखिए सही है कि नहीं है। 2.15, सो हाफ mv² इक्वल टू mgh। दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूले लिखिए बना करके और चेक करिए कि दोनों सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही है तो डायमेंशनल इक्वेशन जो होगा ये करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.17, चलिए खुद से करिए इसको बिना देखे। 2.17 नंबर एग्जाम्पल, कई बार आपको मैंने कराया है और इसको खुद करिए। अभी जो शीट लगवाई थी मैंने उसमें भी करवाया था ना। हाँ चलो खुद से करके दिखाओ एक बार। 2.17 पेंडुलम वाला फॉर्मूला जो था ड्राइव कराया था उसको करिए। तो इसका आंसर आया होगा आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। आया ना, यही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। हाँ यस बिल्कुल सही। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, आंसर है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। लिख लो। तो रेंज जो होती है न्यूक्लियस फोर्स की कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। अगर यहीं पर आपसे इसकी ऑर्डर पूछ ली जाए कि न्यूक्लियर फोर्स की ऑर्डर क्या है, कितनी निकलेगी बेटा? 38। कितनी आएगी? 38, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का जो फार्मूला में आता है वैल्यू जो आती है वो आती है 10 की पावर 38। तो याद होगा मैंने बताया था आपको कि 10 की पावर में जो x आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। हाँ तो लिख लो, ऑर्डर इसकी होती है 38। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ऑर्डर 10 की पावर 38 है। हाँ लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो बेटा अगला क्वेश्चन। गिव 2 डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। 2 डिस्कवरी फिजिक्स की जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बोलो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक तो ये यूज होती है, दूसरी मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल। क्लियर हो गया? तो लिख दो आंसर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटरसाइकिल, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटरसाइकिल है तो वैसे बहुत सारी चीजें, मोबाइल फोन भी है, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पारसेक। मैंने बताया था पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है, बोले यस और नो। 1 पारसेक पैरालैक्टिक सेकेंड इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। याद आया? लिख लो। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, रटने वाला क्वेश्चन है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ अवर गैलेक्सी। गिव द ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग। ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ गैलेक्सी। हाँ बच्चों, तो एटम का साइज क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज होता है बच्चों 10 की पावर -15 मीटर। बोलो यस और नो, और ज़्यादा छोटा। और गैलेक्सी का साइज क्या होता है? गैलेक्सी जो है उसका 10 की पावर 22, कितना है? 10 की पावर 22 मीटर। गैलेक्सी का साइज क्या है? 10 की पावर 22 मीटर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला गया है। तो बोलो एटम के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? -10। न्यूक्लियस के लिए कितना निकलेगा? -15। और गैलेक्सी लिए कितना निकलेगा? 22। बस हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो पावर चढ़ी होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो लिख लो साइज ऑफ गैलेक्सी, साइज ऑफ गैलेक्सी का और इसका मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। हाउ मेनी किलोग्राम मेक 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं? बेटा पढ़ाया था मैंने। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बोलो याद है? तो नोट कर लो फिर। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। कोई दिक्कत? आ गया समझ में?
ठीक है, सही है। चलो आगे, नेम सेम सम फिजिकल क्वांटिटी, बेटा सेम नहीं वो सम है, क्वेश्चन को कर लो सम। नेम सम फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव सेम डायमेंशन। चलो बताओ भाई, कुछ फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी डायमेंशन सेम हो। वर्क एंड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, वर्क एंड एनर्जी है ना। दूसरा एंगल एंड स्ट्रेन, याद आया, एंगल एंड, एंगल की भी डायमेंशन नहीं होती है, स्ट्रेन की भी डायमेंशन नहीं होती है। और सोचो जरा, और कौन है, और है बेटा वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, बेटा दोनों की सेम डायमेंशन होती है। वर्क की भी होती है mlt की पावर -2 और टॉर्क की भी क्या होती है mlt की पावर -2। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक और लिखो, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये भी दोनों की सेम होती हैं, इनकी जो डायमेंशंस होती हैं सेम होती हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो नेम सम फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है, तो ये मैंने लिखा दी है, वर्क की एनर्जी के साथ, वर्क की टॉर्क के साथ। तो वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, टॉर्क कह लो, दोनों को साथ में लिख लो। तो वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, तीनों की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला ml की पावर -1 t की पावर -2। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ml की पावर -1 t की पावर -2 है। बोलो बाबू क्या होगा? ml की पावर -1 t की पावर -2, तो ml t की पावर -2 में l स्क्वायर का डिवाइड कर दो। बोलो यस और नो? ml t की पावर -2 क्या था? फोर्स, और l स्क्वायर क्या है? एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। तो दो हैं क्वांटिटी, एक प्रेशर और एक स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस, क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस की दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम। तो बोलो समझ में आया? हाँ, कौन कौन कौन? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनका कहना है कि सर मतलब सेम डायमेंशन जो होती है, यहाँ पर आप प्रेशर की भी बना सकते हो, स्ट्रेस की भी बना सकते हो, और बेटा एक और होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीन क्वांटिटी, तो बेटा ये F अपॉन ए, ml की पावर -1 t की पावर -2 किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की। किसकी है? प्रेशर की। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना के देख लो ना, फोर्स अपॉन एरिया बन तो रही है ना। प्रेशर की कह लो, स्ट्रेस की कह लो, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों एक ही चीज़ है, प्रेशर, स्ट्रेस, और तीसरा है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पक्की बात? चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव टू एग्जांपल ऑफ द डायमेंशन लेस वेरिएबल। चलो भैया बताओ ऐसे वेरिएबल के एग्जांपल दो जो डायमेंशन लेस है। वेरिएबल मतलब जो बदल सकते हैं, और डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस वेरिएबल, थीटा, बिल्कुल सही। एंगल क्या है? एंगल, बिल्कुल सही बात है, डायमेंशन लेस है और एंगल की वैल्यू बदलती रहती है। क्या? एंगल की वैल्यू बदलती रहती है, तो करेक्ट, डायमेंशन लेस वेरिएबल। एक और बताओ, स्ट्रेन। एक और क्या होगा? स्ट्रेन, डायमेंशन लेस है और वैल्यू बदलती रहती है, स्ट्रेन। और एक और बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ाया था उस दिन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? v1 अपॉन v2। तो ऊपर से नीचे की यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो कोई यूनिट भी नहीं होती है। होती क्या? नहीं होती ना। याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू कितना होता है? v1 अपॉन 1 म्यू 2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो डायमेंशन लेस है बिकॉज मीटर पर सेकेंड ऊपर भी है, मीटर पर सेकेंड नीचे भी है, बट वेरिएबल है। बट क्या है? वेरिएबल, बिकॉज वैल्यू बदलेगी, है ना। तो लिख लो आंसर, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ लिखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपके सामने वैल्यूज लिख देता हूं और उन वैल्यूज के आपको लिखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन वैल्यूज के आपको लिखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला 0.007 मीटर क्यूब, फर्स्ट है 0.007 मीटर क्यूब। सेकेंड है 2.64 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, यूनिट से कोई मतलब नहीं है अपन को। तीसरा है
0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यूनिट से कोई मतलब नहीं है। थर्ड, चौथा है 0.2300, 0.2300, ठीक है ना। फिर है फिफ्थ पॉइंट 86400, 86400, बस हो गया 86400। चलिए, तो ये आपके पास हैं सिग्निफिकेंट, मैंने डिजिट दे दिए हैं। पहला बताइए 0.007 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाले में भाई साहब है कितने? 1। अगले में कितने हैं? 3। इसको काउंट नहीं किया जाता है, ट्रेलिंग जीरो, याद आया? बाद के जीरो क्या कहलाते हैं? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं करते थे। तो बोलो इसमें कितने होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 4, बिल्कुल सही। 1, 2, 3 और 1, 4। डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं उनको काउंट किया जाता है 4। बोलो यस और नो। तो इसमें 4 हो गया। बोलो इसमें कितने हैं? 4, बिल्कुल सही है। इसमें भी 4 हैं। इसमें कितने हैं? 3, बिल्कुल सही है। नोट कर लो, बिल्कुल सही बन रहा आप लोगों से, है ना? 3। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एरर का है, स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 भी एरर है, स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि ये फॉर्मूला गलत है, इसको सही करो। ये फॉर्मूला गलत है, इसको क्या करो? सही करो। देखो बेटा क्या हो रहा है, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 1/2। बोलो ठीक है? क्या गलत है यार, सोचो जरा। भाई मास है लेफ्ट में, बोलो हाँ। तो मास की डायमेंशन क्या प्रोड्यूस करेगा? मास प्रोड्यूस करेगा ना। बोलो मास के डायमेंशन क्या प्रोड्यूस करेगा? मास। तो भैया चलो ठीक है, ये मास हो गया। अब ये क्या बोलो? कांस्टेंट है, हाँ है ना। कांस्टेंट में से क्या माइनस होना चाहिए? कांस्टेंट। और माइनस क्या हो रहा है? वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब ये गलत है, हाँ है ना। कांस्टेंट में से क्या माइनस होना चाहिए? कांस्टेंट, हाँ है ना। और मगर माइनस क्या हो रहा है? वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए मुझे यहां पर एक नई वेलोसिटी यानी कि स्पीड के स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा? 1। डायमेंशन लेस बचेगा कि नहीं बचेगा? और डायमेंशन लेस से डायमेंशन लेस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ यहां किस चीज को सही करें। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो आंसर सी स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? हेलो, कहाँ हो भैया? हाँ, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? इसको कांस्टेंट बनाना था राजा बेटा, ये कांस्टेंट था, तो ये भी तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। याद करो, कल बताया था ओनली डायमेंशन विद द सेम क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। बोले याद है? हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, करेक्ट द इक्वेशन बाय पुटिंग द मिसिंग सी। तो सी को कहाँ रखोगे? बोलो वी स्क्वायर के नीचे रखोगे नहीं रखोगे? रखोगे ना। तो आंसर चेक कर लो, वी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर को फंसा दो तो कांस्टेंट बन जाएगा। चलो डन। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। नेम द टेक्निक यूज्ड इन एन अंडर वाटर ऑब्स्टेकल। पानी के अंदर के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हो? सोनार का। किसका यूज करते हो? सोनार का। किसका यूज करते हो? सोनार का। समझ गए ना? SONAR। अगला, पोजीशन ऑफ द एयरप्लेन इन स्पेस। आसमान में एयरप्लेन की पोजीशन देखने के लिए क्या यूज करते हैं? रडार। किसका यूज करते हैं? रडार का। तो सोनार का लिख लो बेटा। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। जो जहाज होते हैं ना, ऑब्स्टेकल का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? देखो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एग्जाम के आए हुए, सारे, कोई भी नहीं छोड़ रहा हूं। हाँ बेटा, डेड्यूस बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर। बेटा 2 खतरनाक वाले डायमेंशन फॉर्मूले आ चुके हैं। अब इसको तो आपको जैसा मैंने सोल्यूशन में दिया उसको देख करके लिखना पड़ेगा। पहला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना।
अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये होता है के बी इक्वल टू आर अपॉन एन ए, के बी इक्वल टू आर अपॉन एन ए। आर मतलब क्या होता है, रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, आर मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। और तीसरा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, W इक्वल टू जे एच, W इक्वल टू जे एच। ये J कहलाता है बेटा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो J इक्वल टू W बाई एच, J इज इक्वल टू W बाई एच, है ना। अब देखो भैया कह रहा डायमेंशनल फॉर्मूला, W क्या है बेटा, जूल, W क्या होता है, वर्क इन जूल, और H का मतलब हीट, H का मतलब हीट, हीट को किस में नापते हो, कैलोरी में, किस में नापते हो, कैलोरी। जूल का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T की पावर -2, बोलो यस। कैलोरी भी क्या है, एनर्जी तो है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T की पावर कितना, -2, दोनों कैंसिल हो गए, बोलो आंसर खल्लास, m0L0T की पावर 0। तो दूसरा वाला तो आ चुका है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तो मैंने निकाल दिया, m0L0T की पावर 0। और तीसरा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला एक और होता है, लिख लो, हीट अपॉन टेम्परेचर। एक तो ये भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है, लिख लो, हीट अपॉन टेम्परेचर, ये लो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक, हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट क्या होती है भैया, एनर्जी, mLT की पावर -2। टेम्परेचर क्या होता है, बोलो केल्विन, क्या होता है, केल्विन, होता है ना कि नहीं होता, तो बन जाएगा क्या, mL2T की पावर -2 और केल्विन का क्या, इनवर्स, के इनवर्स, बस बन गया यार। ऐसे धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करते जाओ सारे डायमेंशनल फॉर्मूले की। हाँ अगला क्वेश्चन है, लिख लिया बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। गिव एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ऐसे कुछ कांस्टेंट के एग्जाम्पल बताओ जिनकी डायमेंशन हो, भैया कांस्टेंट की जिनकी डायमेंशन हो, ऐसे कांस्टेंट, आंसर जी, याद आया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एग्जाम्पल स्मॉल जी, यस और नो। ये हैं अपने कांस्टेंट विद डायमेंशन, कांस्टेंट विद डायमेंशन। ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन ना हो, आंसर पाई 22/7। बोलो या इस प्लेन नंबर है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है। ई एक्सपोनेंशियल है, याद आया, यस नोट कर लो। तो एक तरफ कौन से मिल गए, कांस्टेंट विद डायमेंशन, दूसरी तरफ कौन सा, कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बेटा एक और आएगा भी, कूदेगा बीच में आप लोगों को, प्लांक कांस्टेंट, एच से डिनोट करते हैं, लिख लो एच, प्लांक कांस्टेंट। मैक्स प्लांक ने इसका नाम दिया, तो इसका नाम पड़ गया प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। व्हाट इज अ फिजिकल स्टैंडर्ड, हाँ वही बताया था मैंने। फिजिकल स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट। ओके, अ स्टैंडर्ड यूनिट बाय विच वी कैन कंपेयर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो। A standard amount of magnitude by which we can compare the given physical quantity is called its unit, है ना। यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड। और मैंने स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, वेल डिफाइंड, बोलो यस और नो, इनवेरिएबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, टाइम के साथ बदलने वाला नहीं होना चाहिए, याद आया, लिखाई थी ना, बस वही कथा कहानी लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, चलो डन। दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टैंडर्ड।
हाँ, डिफाइन द टर्म यूनिट, डिफाइन द टर्म यूनिट, वही द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड विच वी यूज टू कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ विच वी कैलकुलेट द गिवन फिजिकल, वी कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट। सो सिंपल यार, फंडामेंटल यूनिट विच आर सेल्फ कंप्लीटेड, okay, they do not need help of any other quantity to explain them completely, are called fundamental units, वही सात जो बताई थी। and the units which are derived with the help of the another basic units, base units और fundamental units are called derived unit। खूब बड़ी डेफिनेशन है भाई, ये तो खून में घुस गई, पक्की बात। चलो आ जाओ फिर आगे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट द डायमेंशन होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। हाँ भाई साहब, यस, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनका आपको डायमेंशनल होमोजेनिटी देखना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देख रखा है कि नहीं देख रखा, बोलो, देख रखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और अगला एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और टू एन माइनस कितना, वन। चेक करो इसकी, चलो डायमेंशनल होमोजेनिटी। फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है, साफ दिख रहा है भाई। पहला वाला तो हमने डायमेंशनली करेक्ट पहले ही प्रूफ कर चुका है, बोलो यस और नो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी इक्वल टू इसकी, बोलो यस और नो। अब देखो यहाँ पर तो यहीं पे लफड़ा हो गया है, बोलो ये कितनी हो गई, लेंथ हो गई है, बोलो हाँ। और u की डायमेंशन कितनी होती है, एल टी की पावर माइनस वन। खेल खत्म हो गया, मतलब ये जो फिजिकल रिलेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। चेक करो बेटा सोल्यूशन देखो, क्लियर आ गया। ये कैसा, डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है बेटा। 67 नंबर फिर से बताते हैं बेटा, देख लो बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब अपन फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं तो अपन ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशन चेक करते हैं। बेटा एस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, और यू की क्या होगी, एल टी की पावर माइनस वन। भैया आगे जो होगा देखा जाएगा, मगर यहीं पर तो रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन के होमोजेनिटी रूल कहता है कि इन ए गिवन फिजिकल इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। ब्रेक हो गया रूल, तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया भाई साहब, अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। वॉन्डर वाली इक्वेशन आपको दी गई है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये वांडरवॉल गैस इक्वेशन है बेटा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, हाँ, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। डिटरमाइन करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डिटरमाइन करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। बोलो यस और नो। p की डायमेंशन कितनी होती है, m l की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस टू, होती कि नहीं होती है, मैं बताया था मैंने। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होती है m l t की पावर माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो m l की पावर माइनस वन अपॉन t की पावर माइनस टू। आ गई ना, सही है, बिल्कुल सही है। प्रेशर इक्वल टू a लापता, v स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, l का क्यूब का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l क्यूब का होल स्क्वायर। ये सुनो, ये कितना बन गया, l की पावर 6, कितना बन गया, l की पावर 6। यहाँ जाएगा कूदेगा तो m और l की पावर 6 और एक माइनस पावर, बोलो कितना हो गया, l की पावर माइनस 5 और माइनस कितना 2। आ गई a की डायमेंशन, आ गई कि नहीं आई, आ गई कि नहीं आई। चलो a की डायमेंशन आ गई, m l की पावर माइनस 5, t की पावर माइनस 2, ठीक है। अब b की डायमेंशन देखते हैं बेटा, वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रूल क्या कहता है, वॉल्यूम की डायमेंशन इक्वल टू बी की डायमेंशन, पक्की बात। तो वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी, एल क्यूब, तो बी की डायमेंशन कितनी होगी, एल क्यूब। चेक कर लो आंसर, सही है, हाँ आ गया। बी इज डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू एल क्यूब।
अगला क्वेश्चन, यूजिंग डायमेंशन कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन 1 अर्ग इंटू जूल। करवा चुका हूं कि नहीं करवाया? हाँ, कर लोगे नहीं कर पाओगे? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई मैं नहीं बताऊंगा अगला क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय F इक्वल टू के वी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k। बहुत ही सिंपल है, चलो करो खुद से। मैग्नीट्यूड ऑफ a force experienced by an object moving with a speed v in given direction is given by F equal to kv square। so k की डायमेंशन निकालनी है। बहुत ही सिंपल है यार, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। क्या होगा है? k इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर। बोलो हाँ, k इक्वल टू एफ अपॉन एफ कितनी होती है? एम एल टी की पावर -2, हाँ है ना। और v कितना होता है? एल टी की पावर -1, तो होल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर, और टी की पावर कितना? -2, -2 से -2 कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल। आंसर m की पावर 1 l की पावर कितना? -1। नोट करो, m की पावर 1 l की पावर -1। हाँ ठीक है ना, तो मैंने भी तो ली है एल टी की पावर माइनस स्पीड ली, हाँ v एल टी की पावर -1 ही ली है बेटा मैंने, -2 गलती से लिख दी, -1 लिया हूँ और स्क्वायर किया हूँ तो वही आ गया, l का स्क्वायर t की पावर -2 है ना। हाँ लिखा गलत हूँ मगर मन में लिया सही हूँ। चलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एरर वाला नहीं है ये, हाँ ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रिंटिंग एरर है ये, एक्चुअली ये क्वेश्चन एरर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ बुक विथ प्रिंटिंग एरर कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन स्मॉल टी कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। बोलो जी, कह रहा कौन सा सही है? y क्या बोल रखा है? डिस्प्लेसमेंट। y क्या बोल रखा है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये y की डिस्प्लेसमेंट बोलो हो गया l, कितना हो गया? l। बेटा ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कितना हो गया? l। साइन के अंदर जो भी होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, बताया था मैंने। तो 2 पाई की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है। ये t फॉर टाइम, टाइम क्या होता है? सेकेंड, यानी कि कैपिटल T। बोलो हाँ। और नीचे भी बैठा है t कैपिटल, यस और नो? t से t कैंसिल, डायमेंशन लेस बिल्कुल चल जाएगा, होना भी था डायमेंशन लेस, यस और नो? हाँ। और l इक्वल टू कितना बच गया? l। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आ गया समझ में ना? चलो दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं, बी नंबर पॉइंट को। y इक्वल टू ए साइन वी टी। लो y इक्वल टू ए साइन v इंटू टी। देखो बेटा कितना फ्रॉड है ये। y का मतलब लेंथ, बोलो हाँ। एम्पलीट्यूड का मतलब भी कितना? लेंथ। साइन के अंदर होना चाहिए डायमेंशन लेस। देखो कैसे होगा पंगा। v मतलब एल टी की पावर -1, बोलो हाँ। और इंटू कितना? t। t से t क्या हो गया? साइन के अंदर क्या बैठा हुआ है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन के अंदर आना चाहिए थीटा। क्या आना चाहिए? थीटा। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। कैसा इक्वेशन है? फर्जी है। कैसा है? फर्जी है, गलत है। बोलो हाँ। क्लियर बात? अगला सी वाला पॉइंट देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी बाई ए। घनघोर अत्याचार। y इज इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई ए। मैं कहता हूं तुम होते भी अगर डायमेंशन लेस, तो ये देखो ये क्या कांड मचा रहा है। y मतलब सेंटीमीटर, बोलो हाँ। a मतलब सेंटीमीटर, बोलो यस। और t का मतलब क्या? पर सेकेंड। ये देखो गलत बात है ना, इधर सेंटीमीटर तो इधर भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर। तो ये हो रहा क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? और ऊपर भी अंदर भी अगर जाओगे तो वहां भी भैया घनघोर अत्याचार चल रहा है। टी का मतलब सेकेंड, बोलो यस। टी का मतलब टी, बोलो हाँ। और ए का मतलब कितना? एल। क्या डायमेंशन लेस बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, बोलो यस और नो। और कंडीशन क्या है? साइन के अंदर क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन के अंदर थीटा बैठता है बेटा। क्या बैठता है? थीटा। पक्की बात? चलो अगला वाला फिर से गलत हो गया, आंखों ही आंखों में देख लो अगला वाला। y इज इक्वल टू ए अपॉन टी। वाई इज इक्वल टू ए अपॉन टी। अंदर साइन फलाना फलाना 2 पाई अपॉन टी इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस कॉस 2 पाई अपॉन स्मॉल टी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बोलो हाँ है ना? अब बेटा ये मैं कहता हूँ ये तो चलो कांस्टेंट हो जाएगा।
अगर सही हुआ तो कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो हाँ। तो इसका तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखो आग लग गई, बोलो एक इसमें सेंटीमीटर मतलब एल में है, बोलो हाँ। और नीचे कितना है टी, और यहाँ पे क्या चल रहा है एल, तो इधर एल है, इधर क्या बन गया एल अपॉन टी। गलत है ना, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन कह रहा है कि गलती से किताब में फॉर्मूला लिख चुका है ये वाला, आप बताओ कौन सा सही है। तो भैया हमने बता दिया कि ये केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, देख लो अच्छे से, बाकी सब गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, पढ़ो। गिव, हाँ गिव लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, मैंने पढ़ाया था, बोलो क्या होती है। हाँ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या इसमें फाइंड कर सकते हो, नहीं। के की वैल्यू याद करो, फाइंड हुई थी क्या, नहीं, मतलब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है। साइन कॉस लॉगरिथम फलाना ढिमाका, इन सब से हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब इन सब में लॉगरिथम ये अप्लाई नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ो, इक्वेशन इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन एक्सपोनेंट लॉग कैन नॉट बी एनालाइज्ड, बोलो यस और नो। अगला, इट फॉल्स टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फिजिकल रिलेशन विच डिपेंड्स ऑन द मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने बताया था कि आपकी बुद्धि और सिलेबस हमारा कितने क्वांटिटी सपोर्ट करता है, 3, क्योंकि 3 वेरिएबल ए बी सी लेते थे, याद है, चौथे में फिर अपन रो देंगे, है ना। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्यादा के लिए अपन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इट डज नॉट टेल वेदर क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, और साथ ही साथ ये नहीं बताता है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, मतलब दिशा की कोई जानकारी आपको नहीं मिलती। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि दिशा वाली जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर एंड विच दे डोंट नीड डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। अभी होगी बात इस पर, बोलो आ गया क्लियर क्वेश्चन, पक्की बात, वेरी गुड। लो भाई साहब, हाँ ये छोड़ दो, एरर का है। अगला क्वेश्चन है, आ जाइए पेज नंबर 79 पे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर। लो भाई साहब कितनी मस्त बात है, लाइट ईयर कह रहा है एक मीटर में कितने लाइट ईयर, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर। अरे तो अपन को 1 लाइट ईयर में मीटर तो पता है भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है। 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.15 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, बोलो यस। 9.46, सॉरी बाबू, 9.46 इंटू 10 की पावर कितने मीटर, 15 मीटर। अब देखो थोड़े थोड़े कांस्टेंट है, 1-2 नंबर के आ जाते हैं एग्जाम में, मगर याद रखना पड़ता है। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, बोलो यस नो। अब हमसे कह रहा 1 मीटर में, तो 1 मीटर को रोक लो यहाँ, ये चीज डिवाइड में आ जाएगी। आंसर 1/9.46 इंटू 10 की पावर कितना, 15 लाइट ईयर। भाई ये मीटर चाहिए था तो इसको नीचे ले आए, तो देख लो बेटा 1/9.46 इंटू 10 की पावर 15, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.05, बस इतना ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 1.057 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। 1 मीटर में इतने लाइट ईयर होते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। एक क्वांटिटी आपको दिख रही होगी मास पर यूनिट लेंथ, क्या दिख रही है, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा इसको बोलते हैं स्मॉल एल, और इसका कंप्लीट मतलब होता है m/l, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा इसकी डायमेंशन क्या होगी, m की पावर m1, l की पावर -1, t की पावर 0, ये होता है स्मॉल m। तो मास पर यूनिट लेंथ कहीं पर भी आए तो आपको स्मॉल m यूज करना है, और स्मॉल m का मतलब फुल होता है मास पर यूनिट लेंथ। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 16 क्वेश्चन, 16 नहीं है 14 क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन
टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एस्टैब्लिश द डायमेंशनली रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपकी मदद के लिए फ्रीक्वेंसी की मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 t की पावर -1, m0 l0 t की पावर -1। चाहो तो फॉर्मूला नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का उल्टा बन जाएगी t की पावर -1 फ्रीक्वेंसी। इतनी नॉलेज काफ़ी है, इतनी नॉलेज से आप ये क्वेश्चन बनाइए। चलिए बनाइए। डायमेंशन एनालिसिस में बाकी आप माहिर हैं, करिए क्वेश्चन। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, वही ml t की पावर -2। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है 3 बातों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी f बोलते हैं, n बोलते हैं, जो भी बोल, फ्रीक्वेंसी को बेटा f भी बोलते हैं, n भी बोलते हैं और न्यू, 3 सिंबल चलते हैं बेटा। ये चलता है f फॉर फ्रीक्वेंसी, n फॉर फ्रीक्वेंसी और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, तीनों को समझ गए ना। इसको सिंपल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसका सही नाम है लीनियर फ्रीक्वेंसी। सही नाम क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो भाई क्या है कंडीशन, कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। लेंथ पे, मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर a, बोलो हाँ। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर b, और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m की पावर कितना, c। ऐसा मान लिया। तीनों को प्रोपोर्शनल करके नंबर 1 2 3 लेके कंपेयर करा, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करी तो डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, m0 l0 t की पावर -1। बताया ना। इक्वल लगेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, चलेगा ना। अब l की डायमेंशन क्या होती है बेटा, l की पावर कितनी हो गई a। t मतलब टेंशन है, t मतलब टेंशन। बहुत सारे बच्चों ने t को टाइम लिख दिया होगा, लिख दिया, t को टाइम लिख दिया। t को टेंशन बोला है क्वेश्चन ने, t को क्या बोला है, टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स। टेंशन की डायमेंशन होती है ml t की पावर -2 की पावर, बोलो कितना हो गया, b। और फिर लास्ट है m मतलब मास पर यूनिट लेंथ, m मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ml की पावर -1। बोलो यस, कि होल पावर कितना, चलो जोड़ लो। सबसे पहले भैया मैं m की बात करूंगा। m की पावर में कौन कौन आ रहा है, यहां से b आ रहा है, बोलो हाँ, और यहां से c आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से m की पावर कितनी है 0, l की पावर कितनी 0, t की पावर कितनी -1। चलो अब l पे आ जाओ। l की पावर में इधर से कौन है a, इधर से कौन है b, हाँ, और इधर कौन है -c, ठीक है ना। अब लास्ट आ जाओ t की पावर, तो t की पावर में है -2b, ये वाला -2b है ना, और कुछ है ही नहीं है, खेल खत्म बस, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, सारे हो गए। अब अपन कंपेयर कर देते हैं। अब हम लोग क्या है, कंपेयर कर देते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक इक्वेशन बनेगी b + c = 0, बन गई कि नहीं बनी, b + c = 0, इक्वेशन नंबर a ले लो। दूसरा a + b - c = 0, a + b - c = कितना 0, नंबर b, बोलो यस। और तीसरा 2b = -2b = -1, माइनस का 2b = माइनस का कितना 1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 2b = कितना 1, तो b = कितना 1 अपॉन, आया समझ में, पक्की बात। b = कितना आ गया 1 अपॉन, पक्की बात, एनी प्रॉब्लम। फिर से सुनो मेरे बच्चों, हाँ, b + c की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 0, बोलो हाँ। a + b - c की वैल्यू कितनी आ गई 0, और -2b की वैल्यू किसके इक्वल -1, तो माइनस बोलो किस कितनी वैल्यू 1/2b की वैल्यू, क्लियर है। अब b की वैल्यू बेटा a में रख दो, किस में रख दो, a में, ये a था ये b था, इसको c मान लो। अब b की वैल्यू जो बेटा आप a में रख दो, है ना, a में, तो b + c = 0 है, b + c = कितना है 0, तो c = कितना -b, और c = b की वैल्यू 1/2 है, तो -1/2, ठीक है, बोलो हाँ। तो c की वैल्यू आ गई -1/2। अब किसकी वैल्यू बची, a की, किसकी वैल्यू बची, a की। a निकल, b निकल गया, c निकल गया, अब a निकालना है, तो देखो a से निकल जाएगा। a + b - c = 0 है कि नहीं है, a + b - c = कितना, तो a + b की वैल्यू कितनी है 1/2, बीच में माइनस, और c की वैल्यू कितनी है इक्वल टू कितना 0, माइनस माइनस कितना प्लस, और 1/2 कितना हो गया 1, तो a + 1 = कितना 0, मतलब a = कितना -1 आ गया। a की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ।
बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू आ गई। चलो पुट कर दें, तो यहां से बेटा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हर में क्या आएगा, के, क्या आएगा के, एल की पावर कितना ए, टी की पावर बी और एम की पावर कितना सी। तो बेटा फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल टू, देखो बेटा के की जगह के रहने दो, एल की पावर ए, तो एल की पावर -1, बोलो यस, एल की पावर -1, ठीक ना। दूसरा टी की पावर बी, टी की पावर बी, बी कितना बेटा -1/2 है, नहीं 1/2 है, टी की पावर कितना हो गया, बोलो 1/2, बोलो यस, है ना, टी की पावर बी, और एम की पावर, स्मॉल एम की पावर सी, स्मॉल एम की पावर सी कितना आया है ठीक है। एफ इक्वल टू के, एल इनवर्स को 1/L लिख सकता हूं, बोलो, और 1/2 पावर मतलब बड़ा सा रूट, बोलो हाँ, और पॉजिटिव पावर लगा मतलब टी ऊपर और निगेटिव पावर मतलब एम नीचे, तो फॉर्मूला हो गया टी इक्वल टू के 1/L √T/m। आगे आंसर नोट कर लो। लैब में एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू 1 पता चली, क्या पता चली 1, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया टी इक्वल टू 1/L, के की वैल्यू 1 डालने पर 1/L √T/m। यार ये बन जाना था ये क्वेश्चन, बताओ कुछ था क्या, नहीं था, सीखा ना अपन ने, बाबू सीख रखा ना, चलो करो फिर। बैठे रहो। चलो डन हो गया।